Hello everyone, welcome back to my channel Being a New Way. So this is chapter 5 challenges to and restoration of Congress system. ओके अभी हम इस चैप्टर पढ़ना है कि किस तरीके से कांग्रेस का जो सिस्टम जो कांग्रेस पार्टी थी, आपने स्टार्टिंग के जो मैंने चैप्टर उसके बताया भी है कि कुछ स्टार्टिंग के ईयर्स के उसके इलेक्शन भी जीती है, बाकियों के अंदर भी जीतती है, लेकिन उसकी जो सीट होती है या फिर आप कह सकते हो उसकी जो मेजोरिटी होती है कम हो जाती है. ओके सो हम इस चैप्टर पढ़ना है कि किस तरीके से उसने वापस मेजोरिटी अपनी हासिल करी है. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो तो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन. ओके सो इसके सबसे पहले बताया गया है पहले उसके अंदर बताया गया है कि जो नेहरू जी हैं अभी इन 1964 के अंदर मई 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक टाइप का आ जाता है. एक मतलब डेमोक्रेसी के बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि नेहरू जी की डेथ के बाद अब कौन बनेगा, क्योंकि फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये एक क्वेश्चन अराइज हो गया था. हु इज़ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अराइज होता है और लोगों के दिमागों में या बाकी जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो लोग भी ये सोचते हैं कि क्या जो इंडिया है उसके अंदर जो डेमोक्रेसी है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर बाकी कंट्रियों की तरह उसके अंदर भी हो सकता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हट जाए. ओके ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे आसपास के जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें से बहुत सी कंट्रीज़ के देखा गया है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के डेथ के बाद क्या होता है, डेमोक्रेसी जो होती है वो हट जाती है. वहाँ पर या तो मिलिट्री रूल आ जाता है या वन पार्टी सिस्टम हो जाता है. ओके सो इस ईयर को डेंजरस टिकट भी कहा जाता है. 1960s के टाइम को डेंजरस टिकट क्यों कहा जाता है, इसके अंदर क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी. सबसे पहले नेहरू जी की डेथ हो जाती है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, कम्युनल एंड रीजनल डिवीज़न आ जाते हैं. ठीक है, लोगों के बीच में रीजन्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं और फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी जो होती है इसके चांसेस होने लग जाते हैं. मतलब ऐसा लगता है इस ईयर के आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि किस तरीके से आगे के टाइम के अंदर हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर इसी ईयर के अंदर मारे जाते हैं. ओके सो आगे का हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से नेहरू जी के बाद कौन होगा हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ओके सो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री. आपको ये बात पता ही होगी कि नेहरू जी के बाद जो होते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. सो क्या वो कैसे बने उसके बारे में उनकी स्टोरी है वो दे रखी है. के कामराज जो होते हैं, के कामराज, आप इन लीडर्स का नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है के कामराज. सो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं एट अ टाइम ऑफ नेहरू जी की जब डेथ होती है तो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, के कामराज जी होते हैं. उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसे लीडर, उनको नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बना उसके लिए लीडर की जो नॉमिनेशन चल रहे थे कि कौन होना चाहिए नेक्स्ट, जब उसका सजेशन चल रहा तो के कामराज जी को लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं नेहरू जी के बाद. ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जो शास्त्री जी थे वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर्स में से एक थे, उनके ऊपर कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चली. वो नेहरू जी के कैबिनेट के मेंबर भी थे बहुत सालों तक और जो नेहरू जी थे वो अपने लास्ट के टाइम्स के अंदर जो उनका काम वाम जो संभालते थे मेनली वो संभालते कौन थे, शास्त्री जी संभालते थे. ओके और उनसे उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था तो लोगों को लगा कि हाँ शास्त्री जी बेस्ट हो सकते हैं आफ्टर नेहरू पीएम के लिए. सो जो के कामराज होते हैं वो फेवर करते हैं लाल बहादुर शास्त्री का एंड जो इसी के साथ जब वो उसे फेवर करते हैं तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो भी उन्हें वोट डाल देते हैं, वोटिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं होते, ये सब वोट हो रहे हैं ऐसे ही जनरली इन क्या बोलते हैं आप गवर्नमेंट के अंदर ही वोट हो रहे हैं. तो उनके जो कैबिनेट मेंबर होते हैं वही वोट देकर किसे सेलेक्ट करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को, और ये बन जाता है हमारे कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. सो जो लाल बहादुर शास्त्री वो इतने फेमस लीडर क्यों थे, उन्होंने ऐसा कौन सा हमारे पॉलिटिकल का काम करा है, तो उसका एक एग्जांपल दे रखा है आपके उसके अंदर कि एक टाइम पे जब वो पहले क्या थे, वो रेलवे मिनिस्टर थे. उन्होंने एक अपनी रेलवे मिनिस्ट्री की जो पोस्ट होती है उससे रिज़ाइन करा था. क्यों, क्योंकि जो एक रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो किसके ऊपर आती है, लाल बहादुर शास्त्री जी पे. एंड उस टाइम पे उन्होंने रिज़ाइन करा था क्योंकि वो उस रेलवे एक्सीडेंट को नहीं रोक पाए थे. ओके सो मेजर चैलेंजेस जब शास्त्री जी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, सो मेजर चैलेंजेस कौन कौन से मेजर चैलेंजेस होते हैं. सो फर्स्ट इज़ फेल्ड मानसून. हमारे यहाँ पर मानसून नहीं होता, मानसून मतलब बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है सारी दिशाओं में. जब सूखा पड़ जाता है तो खेती वगैरह अच्छे से नहीं होती और चारों दिशाओं में फूड क्राइसिस आ जाते हैं. मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हमने फूड क्राइसिस के लिए बाद में हमने यूएसए से भी मदद ली थी और ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह भी हमने अप्लाई करा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पॉपअप होगा, प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाकर देखें.
सो शास्त्री जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। ओके, ये स्लोगन आपने बहुत बार सुना भी होगा, जय जवान जय किसान। ये किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। एंड शास्त्री जी जो थे, उनका ये जो स्लोगन है, आज के टाइम में इसके अंदर एक चीज़ और ऐड हुई है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो क्या ऐड हुआ है इस स्लोगन में। ओके, सो ऑन 10 जनवरी 1966 क्या होता है, ताशकंद एक एग्रीमेंट होता है जो कि साइन करने जाते हैं ये यूएसएसआर के अंदर। ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के अंदर। जब ये एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है इन 1966, जब ये एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है यूएसएसआर के अंदर, एक जगह ताशकंद, जो कि आज के टाइम में उज़्बेकिस्तान जगह जो है वहाँ पर है ये ताशकंद। तो इस जगह पे जब ये एग्रीमेंट साइन हो तो वहाँ पर सडनली शास्त्री जी की डेथ हो जाती है इन 1966। अगर आप देखेंगे तो शास्त्री नेहरू जी की डेथ होती है 64 में, शास्त्री जी की डेथ उसके 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स हो जाती है 66 में। सो अगेन दोबारा वही क्वेश्चन राइज हो जाता है कि अब शास्त्री जी की डेथ के बाद कौन बनेगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कौन संभालेगा। ओके, सो यहाँ पर आपने शास्त्री जी की कहानियों से अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आती है और कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड पूछ ली जाती हैं। ओके, और आपको ये भी याद रखिए कि ताशकंद एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 में एक वॉर हुई थी जो कि हम जीत जाते हैं, लेकिन यूएसएसआर मीडिएशन करवाने बीच में आता है। ओके, सो अब क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज़ द नेक्स्ट आफ्टर शास्त्री। ओके, सो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है वो क्या होता है हमारा, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अगर आपने जनरल नॉलेज के लिए आपको पता ही होगा कि शास्त्री जी के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होती है वो कौन होती है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज़ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। एक वुमेन को उस टाइम पे हमारे यहाँ पर देखा जाता है इंडिया के अंदर वुमेन्स का इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर इतनी ज़्यादा वुमेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलती, बट फिर भी इंदिरा गांधी जी को क्यों चुना गया कि उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो इसकी कहानी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आफ्टर शास्त्री जी देयर वाज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन मोरोजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। ये बात आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। यहाँ पर क्या सीन है कि अभी जब कैबिनेट मिनिस्टर पूछा जाता है, मतलब कैबिनेट जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि किसको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तो लोग जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं मोरोजी देसाई जी का। मोरोजी देसाई जी होते हैं वो सीएम होते हैं बॉम्बे स्टेट के, ठीक है, वो बॉम्बे स्टेट के सीएम भी सर्व कर चुके हैं, मतलब ये वाला काम भी वो कर चुके हैं एक टाइम पे, ठीक है। सो इन्हें सजेस्ट किया जाता है मोरोजी देसाई जी को। मोस्ट ऑफ द मेंबर इनकी साइड होते हैं। देखिए कुछ टाइम बाद जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो थोड़ा सजेशन करने के बाद वो एक और नाम नॉमिनेट करते हैं जो कि होता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी आपको पता ही होगा नेहरू जी की बेटी होती हैं। ओके, सो इनका नाम भी सजेस्ट किया जाता है। जब इनका नाम सजेस्ट किया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो जाता है कि इनका नाम ही क्यों सजेस्ट किया गया, तो इसके अंदर आगे कहानी पढ़ेंगे। सम लीडर सपोर्ट देसाई बट सीनियर जो बड़े बड़े वहाँ के कांग्रेस लीडर वो किसको सपोर्ट करते हैं, इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। इन बिलीव्स, वो क्या बिलीव करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है, मतलब इंदिरा गांधी जी के इतना एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स का, वो एक अकेली वुमेन है, वो लोग सोचते हैं कि ये क्या करेंगे, अगर इससे कुछ करना भी होगा तो ये किसके पास जाएगी, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनकी गाइडेंस और उनसे डिसीजंस के अंदर कोई भी सजेशन जो होगा तो किसके पास आएंगी, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स के पास। तो वो इसलिए इंदिरा गांधी जी को फेवर करते हैं कि इनको बनाना चाहिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, और ये एक्चुअली में इंदिरा गांधी जी जो होती हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ काम भी कर चुकी होती है, तो उन्हें उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी होता है। सो लोग इसलिए इनको वोट करते हैं, और जब वोटिंग होती है तो फाइनली कौन जीतता है, मोरोजी देसाई जी में से और इंदिरा गांधी में से इंदिरा गांधी, एंड देन हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाती है, इंदिरा गांधी। अभी यहाँ पर क्या है, 67 में फिर से 4th जनरल इलेक्शन होने हैं। ओके, 4th जनरल इलेक्शन अभी होने हैं और 1 ईयर के लिए कौन अभी प्राइम मिनिस्टर बना है, इंदिरा गांधी जी। सो अब हमें आगे की स्टोरी देखनी है कि इन 4th इलेक्शन नेहरू जी के बिना कैसे ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। सो नाउ अभी क्या है, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अब हमें ये एक टॉपिक इसके अंदर आगे को देखने को मिलता है, मतलब टॉपिक तो नहीं है ये बुक के अंदर, लेकिन मैंने इसको टॉपिक बनाया है क्योंकि बीच के ये दे रखा है। सो प्रॉब्लम्स अकर ड्यूरिंग इंदिरा वाज पीएम। इंदिरा गांधी जब पीएम होती हैं तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उन्हें। इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं जब वो बनती हैं,
फेलियर ऑफ मानसून तब भी होता है, मानसून फेल हो जाता है, इसकी वजह से ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है चारों दिशाओं में। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पिछले आपने देखा कि पिछले 2 साल से जब लाल बहादुर शास्त्री थे तब भी यही हुआ था, अभी भी यही कंडीशन है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है कंट्री के अंदर। शार्प राइज ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, अभी यहाँ पर हमारा 1962 में 65 में दोनों साल लगातार जो लड़ाई हुई हमारी चाइना एंड पाकिस्तान के साथ, उससे हमारी मिलिट्री के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे कुछ डिसीजंस लेती हैं इन कंट्री की फेवर में। क्या लेती है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, वो इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, अंडर प्रेशर वो किस लिए करती है, क्योंकि यूएस के साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रखा होता है, तो यूएस डॉलर जो होता है वो क्या होता है, उसको डिवैल्यूएट कर जाता है 5 रुपीज़ टू 7 रुपीज़। हम जब इकोनॉमिक्स में भी शुरू करूँगी तो मैं उसके आपको बताऊँगी कि डिवैल्यूएशन क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये है प्रॉब्लम्स अकर ड्यूरिंग इंदिरा वाज पीएम। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उस बुक के देखने को मिलता है वो है नॉन कांग्रेसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे प्लीज़ क्लियरली समझिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, सो नॉन कांग्रेसिज्म, अब हमें कांग्रेस के अलावा जो पार्टी थे उनसे रिलेटेड देखना है। जब इंदिरा गांधी जी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देती हैं तो जो पार्टी वाले होते हैं ना, अदर पार्टी के लोग और जो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इंदिरा गांधी से, क्योंकि करेंसी का डिवैल्यूएशन बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, और करेंसी डिवैल्यूएट होने से इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पर कांग्रेस के अगेंस्ट जो पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, पार्टी अपोज टू कांग्रेस, जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो कांग्रेस को अपोज करना शुरू कर देती हैं। वो कहती है कि इंदिरा गांधी जी ने फिर से अपनी मनमानी चलाई है। ऑल पार्टी केम टुगेदर एंड फॉर्म आइडियोलॉजी ऑफ एंटी कांग्रेस पार्टी। इन पार्टीज़ को अब समझ आता है कि इंदिरा गांधी जी एक न्यू इनएक्सपीरियंस लीडर है। अगर हम ये टाइम सही भी है क्योंकि नेहरू जी भी नहीं है, कोई इतना एक्सपीरियंस लीडर इनके पास है, लेकिन ये लोग दिमाग नहीं लड़ा रहे और इन्होंने एक इनएक्सपीरियंस लीडर को सामने खड़ा करा है। हम क्या करते हैं, हम एक साथ मिल जाते हैं, हम सारी पार्टीज़, हम अलग अलग है तो हमें तो लोग हरा देंगे, लेकिन अगर हम साथ हो जाए तो हम कांग्रेस को अभी हरा सकते हैं टाइम में। तो ये क्या करते हैं, एक आइडियोलॉजी बनाते हैं एंटी कांग्रेस पार्टी। ये सारी पार्टीज़ मिल जाती हैं अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली, और ये क्या करती है, कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बनाती है। ओके, सो इन एक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा एंड इंटरनल डिस्प्यूट विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड दैम एन अपॉर्चुनिटी टू फॉल डाउन द कांग्रेस। आपको यहाँ देखने में सुनेंगे इंटरनल डिस्प्यूट इन कांग्रेस। अब आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या लड़ाई चल रही है, तो क्या होता है, जो इंदिरा गांधी जी डिवैल्यूएशन का जो डिसीजन लेती हैं ये वो अकेले लेती हैं। बड़े बड़े लीडर्स ने सोचा था कि वो जो डिसीजन लेंगी वो उनसे पूछ के लेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ये नहीं करती, वो बिना पूछे डिसीजन ले लेती हैं। तो उनके जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उस कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स, वो क्या करते हैं, वो इंटरनल डिस्प्यूट मतलब मुठभेड़, मतलब उनमें विवाद शुरू होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं इंटरनली, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाती है अपोजिशन पार्टी। वो क्या करती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कांग्रेस को गिराने की। अब वो फिर एक लीडर आता है राम मनोहर लोहिया, इसके बारे में मैंने आपको सेकंड चैप्टर बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, प्लीज़ पहले वो वीडियो जाके देखिए तभी आपको समझ आएगा। तो राम मनोहर लोहिया जी क्या करते हैं, वो जो ये सारी मिलकर पार्टी जो एक पार्टी बनाते हैं उसको नाम देते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। ओके, ही आल्सो टोल्ड, उन्होंने एक वो कुछ कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल, सो द नॉन कांग्रेस पार्टी वर नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो कंट्री को अनडेमोक्रेटिक बना रही है, और उसने क्या करा है, जो गरीब लोग हैं उनके फेवर में, उनके जो फेवर है वो नहीं कर रही है, उनको अपोज कर रही है। ओके, एंड वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नॉन कांग्रेस जो पार्टीज आएंगी, अब जो ये अपना सभी लोगों ने मिलकर जो दल बनाया है, हम जो पार्टी आई हैं, हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेसी को फिर से कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे। वो ये थीम लेकर आती हैं इलेक्शन में लड़ने। सो यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा नॉन कांग्रेसिज्म। अगर ये वीडियो मैं आगे बढ़ाती हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो मैंने इसको अभी सेकंड पार्ट के कवर करूँगी आगे के पार्ट्स में। ओके, सो तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी। ओके, सो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर आप मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको
अपने जो पर्सनल नोट्स हैं वो सेंड कर दूँगी। थैंक यू।